अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, और अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें या निचली सतह इक़्तिदार के हवाले से बात करें तो इस वक्त PTI की हुकूमत से अगर अवाम को सबसे ज़्यादा शिकायत है तो वो महंगाई की है। इसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं तो फलाई खिदमत में और ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत में ये कौम वो है जो सबसे आगे होती है। और इसके अलावा अगर हम ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने उनको जितनी सहूलियात दी हैं शायद ही इससे पहले किसी हुकूमत में ऐसा किया हो। तो इसी सिलसिले में बात करने की आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा अताउर रहमान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कासिम महमूद साहब, समाजी वर्कर हैं, और ह्यूमन राइट्स की मेंबर जो हैं सबा गुल साहिबा, वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं बात राय साहब से शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। राय साहब, सबसे पहले जो बात है सर, PTI का मोटो था कि इक़्तिदार को हम निचली सतह पे मुंतकिल करें, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो बल्दियाती अदारे थे आपने वो भी मुअत्तल कर दिए, और अभी तक हमें खास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन होना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। राय साहब, महंगाई की हम बात कर रहे थे, और इसके अलावा 3 साल हो गए हैं PTI की हुकूमत को। इस्लामाबाद में तो अभी भी आपके चेयरमैन मेंबर्स हैं, लेकिन अगर तरक्याती हवाले से हम बात करते हैं तो अपने हल्के की आप हमें बताएं कि उसमें कौन से ऐसे PTI के दौर में काम हुए जो वाकई आप समझते हैं कि अहमियत के हामिल है। ऐसा मैं आपको बताऊं कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, अरसा दराज से इस फील्ड के अंदर देख रहे हैं, लोगों के तर्ज सियासत को भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह PTI इस्लामाबाद से जो MNAs हमारे मुंतखब हुए हैं उनकी तमाम तर तवज्जो अपने हल्के के अवाम की खिदमत पर है। उनकी तरजीहात में इलाके के काम करना है, वो हर वक्त अपने हल्के के अंदर मौजूद रहते हैं, और बेशुमार ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल जो इज्तिमाई तौर पर जो इलाके के मसाइल हैं, आप रावल डैम का इंटरचेंज ले लें, PWD का इंटरचेंज ले लें, कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस की गई है बारकों में 100 कनाल, वो देहाती इलाके के लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचेगा। हॉस्पिटल हैं वो बन रहे हैं, डिस्पेंसरीज जो थी वो उनको अपग्रेड किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहा है। रोड, गलियां, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि अली नवाज अवान साहब का आप सोशल जो पेज है उसको खोल के देखें, और साबका हुकूमत के जो यहाँ से नुमाइंदे थे उनका पेज आपको खोल के देख लें, आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हमारे MNA की तरजीहात में शामिल है वो, क्योंकि वो हम में से हैं, वो एक आम वर्कर थे, वो पहले चेयरमैन इलेक्ट हुए, उसके बाद MNA इलेक्ट हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी, वो मोहम्मद खसूसी है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उनका अपने हल्के के साथ एक भरपूर ताल्लुक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएंगे और इंशाल्लाह उसमें सुरखरू होंगे। ठीक है कासिम साहब, हमारे यहाँ मुल्क में बहुत सी NGOs हैं, गैर मुल्की भी हैं, लेकिन अब NGOs पे चेक एंड बैलेंस कुछ ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसकी एक वजूहात ये है कि बहुत सी NGO जो समाजी खिदमत के हवाले से मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों में भी मुलव्वस थी। तो उस पर आप क्या कमेंट्स करते हैं सर? सर, एक ही बात इस पे कहूँगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत सारा कुछ देखा है कि इंसान सिर्फ एक बात देख ले कि हमने मरना है, बस। अगर हमें पता ना कि हमने मरना है और यहाँ से साथ कुछ भी लेके नहीं जाना, तो मेरा ख्याल है हम लोग अपने जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी। बहुत सारे लोग हैं, अगर देखें तो दुनिया से चले गए, बहुत सा कुछ यहाँ पे छोड़ के। यही आप भी सोचें, और आगे हिसाब बहुत सख्त है। बहुत सारे लोग देखे हैं, फंडिंग आती है और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो खुदारा और जो जिस मकसद के लिए आपके पास फंड आता है उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया कीजिए। सबा आपकी कम्युनिटी में एक ये भी बात है, बहुत से ऐसे ख्वाजा सारा लोग बन जाते हैं जो असल में ख्वाजा सारा होते नहीं हैं, वो मेल होते हैं, ऑपरेशन के जरिए वो इस फील्ड में आ जाते हैं। तो उन लोगों के मुतालिक आप क्या कहती हैं? क्या आपकी कम्युनिटी को वो लोग बदनाम नहीं कर रहे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर करूंगी, यानी कि जो सन 2018 में बिल पास किया गया था, यहाँ जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत जाकर घर घर से ये सवाल कर सकती और पूछ सकती है। इस सवाल का मैं अकेले में जवाब नहीं दे सकती, इससे मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने पहले भी कहा था जो जेंट्स कपड़ों में है वो भी ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है,
जो ऑपरेट वाला भी है वो भी है। ये सारी ही हुकूमत ने जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था, ये बहुत सारी कमेटियां बैठी थी, सब ने साइन किए और इस बिल को पास किया। उस बिल के मुतालिक मैं कितनी दफा ये आवाज उठा चुकी हूँ। सबसे गंदा और घिनौना मजाक हमारे साथ ये किया गया जिस कार्ड में एक्स लिखा गया। एक्स का यानी कि बार बार यही लफ्ज में दोहराती आ रही हूँ, जिसमें हमारे हज उम्रे बंद किए गए। ठीक है। दूसरा मैं इस चीज की तरफ जाती हूँ जहाँ एनजीओ की बात हो रही है, जहाँ फंडिंग की बात हो रही है। बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो अरबों नहीं खरबों करोड़ों के हिसाब से यानी कि वो करप्शन कर रहे हैं। वो हमारे ही नाम पे, अगर हमें ट्रांसजेंडर एक मशहूर कर दिया है आप लोगों ने और कानून पास किया गया है, उस कानून के साथ साथ एक सच्चाई को भी बयान कर देना चाहिए। इस चीज की छानबीन करनी चाहिए, कौन असल है कौन नकल है। ये सिर्फ हुकूमत का काम है, ये मैं इसके बदले कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं एक आवाज उठाती हूँ, राइट पे जाती हूँ, हकीकत बात करती हूँ और मुझे बहुत सारी गालियां सुननी पड़ती हैं। राय साहब, पीटीआई का एक बहुत बड़ा मोटो था करप्शन को खत्म करना, लेकिन अगर हम थाना कल्चर की बात करते हैं और मुल्क में करप्शन की बात करते हैं तो वो उसका रेशो जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया है। क्या वजह है सर कि आपकी अदारों पे गिरफ्त उतनी मजबूत नहीं है कि जितनी की होनी चाहिए थी? ऐसा बात यह है कि करप्शन एक हमारे माशरे का बहुत बड़ा नासूर है और इससे पूरा मुल्क मुतासर है। पीटीआई की गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस नासूर से इस मुल्क और इस कौम की जान छुड़ाई जाए, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो माफियाज हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनके हाथ अदालतों तक, उनके हाथ अदारों तक, वहां तक पहुंचे हुए हैं और उनको खत्म करने में वक्त दरकार है, वक्त लगेगा। इंशाल्लाह पूरे खुलूस नीयत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खान साहब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और जिस काम के लिए आप मुसलसल कोशिश करते रहें, जदोजहद करते रहें, बिलाखिर कामयाबी मिलती है। मैं आपको एक चीज गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलूस नीयत के साथ इस करप्शन, इस दलदल से इस मुल्क और कौम को निकालना चाहती है और इसके लिए हमें खान साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। बजाते खुद हमें अपने अंदर खुद को बदलना पड़ेगा, इदारों को बदलना पड़ेगा। ये एक लंबी तारीख है, उसके लिए हमें बड़ी जदोजहद की जरूरत है। 70 साल गुजर गए हैं हम इस करप्शन की दलदल में और इंशाल्लाह अगर बेनस्ल कौम हम अगर इस हुकूमत का साथ देंगे, लीडरशिप ईमानदार लीडरशिप है और वो पूरी खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और इस करप्शन का खात्मा होगा। काजी साहब, जैसे कि सबा गुल साहब ख्वाजा सरा हमारे साथ हैं, कोई भी इंसान जो है वो अपनी मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकता, वो पैदाइशी ये खुदा के हाथ में है, कुदरत के कमालात हैं। लेकिन माशरे में हम उन लोगों को वो मकाम नहीं दे पा रहे कि जो कोई उनको देना चाहिए था। तो इस सिलसिले में क्या आप कुछ इकदाम कर रहे हैं? सर, इसमें तो मैं कहूँगा कि नीयत का फुकदान है। हमारी नीयत ठीक नहीं है। कोई भी काम हम करना चाहें उसको हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह से अभी ट्रांसजेंडर्स की एंट्री हुई, इनके आईडी कार्ड्स बनना शुरू हुए, इनको जॉब्स मिलना स्टार्ट हुई, इनमें से एक पुलिस के महकमे में भी गए, तो इसी तरह से हमें इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखें, कोई भी इंसान है वो ट्रांसजेंडर खुद से पैदा नहीं होता, अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हमें इनको मानना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ कोई भी पॉसिबल हो, जहाँ मुमकिन हो सके, हमें इनको स्पेस देनी चाहिए। ना कि इनका आप लोग जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, कुछ करते हैं, अल्लाह ना करे आप में से भी कोई इस तरह से हो सकता है, कोई किसी किस्म का इनका मजाक ना उड़ाया करें। जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ मुमकिन हो सके, इनको स्पेस दें। जॉब की सूरत में हो सके, जो भी ऑफिसेज हैं जहाँ आपके पास एडजस्टमेंट बनती हो, आप अपने पास इनको जॉब दें और यही समझें कि आप लोग अल्लाह को राजी कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह की तख्लीक में से एक है। कोई बंदा भी, कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से इस तरह से पैदा नहीं हुआ। सबा आप ये बताएं कि क्या वजह है कि आपने सिर्फ, आपके जो मोस्टली लोग हैं वो नाच गाने को ही अपना प्रोफेशनल बना लेते हैं, जिसकी वजह से शायद माशरा वो रिस्पेक्ट आपको नहीं देता जो देनी चाहिए थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सेक्स सिंबल के तौर पे भी आप लोगों को देखा जाता है। आप लोग इन चीजों से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं आप तालीम हासिल करते या अदारों में जॉब्स के लिए आप क्यों नहीं अप्लाई करते? देखिए जी, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। सवाल आपका मैं पूरी तरह दे सकती हूँ, बहुत लंबा सवाल। हर इंसान के साथ तो पेट तो लगा हुआ है, ठीक है। पहले माँ बाप का अजाब, फिर बहन भाइयों का अजाब, फिर बलादरी का अजाब। जिस उस अजाब से हमारा ट्रांसजेंडर थ्रेड होता है,
उसे तकलीफ होती है, माँ बाप के घर में उसे इज्जत नहीं मिलती, वो भाग जाता है, फिर एक ऐसे इंसान के हाथों में चढ़ जाता है। आप मुझे पहले बताएं, वो तो पहले जेंट्स कपड़ों में होता है, घर से उसे थ्रेट किया जाता है, फिर बाहर निकलता है एक ऐसे शिकारी के हाथ में लग जाता है, वहां उसे थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ी गुमराही मिलती है। जब वहां जाता है उसके बाद फिर वो अपनी जींस को चेंज कर लेता है, लेडीज कपड़ों में आ जाता है, फिर वो अपने आप को बनाना संवारना ये चीज करना शुरू। पहला प्यार माँ बाप का, उसके पास जो छत होती है वो छीन जाती है। दूसरी हैसियत, उसके पास छत होना जरूरी है और प्यार मिलना जरूरी है, और उसके पास एक पेट लगा हुआ है, उसे कारोबार भी चाहिए, ठीक है। फिर उससे एक इज्जत, एक मकाम का, उसकी तालीम भी छीनी जाती है, उसकी सेहत भी छीनी जाती है, उसका छत भी छीना जाता है, और उसका प्यार भी उससे छीना जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर जैसे इन्होंने बात की, एक अल्लाह की तलकीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही पैदा करने वाली है, जैसे एक मर्द एक औरत को पैदा करता है, उसके कान में भी आजान दी जाती है, ऐसे ही हमारे कान में भी आजान दी जाती है। पहला इशू हमारे माँ बाप, तो ऐसी औलाद को बाहर ना निकालें। दूसरा इशू उन लोगों के ऊपर है जो इनको अपने आवाश में ले लेते हैं और अपने शीशे में उतार लेते हैं। अगर वो थोड़ा सा परहेज करें, नाचना और गाना ये कोई गलत काम नहीं है। जहाँ तक तालीम की आप बात करते हैं, ये तो आपके पास में ना, आप तालीम हासिल क्यों नहीं करते, इस तरफ क्यों नहीं आते? किस तरह तालीम हासिल की जाए, ये अभी मेरे ख्याल में कोई 15 और 20 साल तक, यानी कि ये अभी इश्यू शुरू हुआ है, वो भी माँ बाप नहीं तालीम उन्हें दिला रहे, वो अपनी मर्जी से वो भी नाच के हर वो काम करके अपने कॉलेज की फीसें भर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं। अगर एक जो तालीम याफ्ता है उसे तो नौकरी जॉब मिल जाएगी, जो मेरी तरह अनपढ़ है उसे क्या मिलेगा? राय साहब, अगर हम CDA की बात करते हैं तो CDA एक बहुत बड़ा माफिया है इस्लामाबाद में, और अभी तक आपकी हुकूमत CDA को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसकी क्या वजूहत है सर? सर, अभी मैंने पहले भी बात कर रहा था कि हमारे MNA अली नवाज अवान साहब ने और राजा खुरम साहब ने, असद उमर साहब ने मिलके इस हवाले से एक डिस्कशन हुई पूरी। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो मुतासरीन इस्लामाबाद के CDA के जितने भी मसाइल हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं और उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह एक बड़ा पैकेज बना के एक मुकम्मल हल उसका निकाल के सामने लाया जाएगा, और इंशाल्लाह ये मसाइल जो हैं मुतासरीन इस्लामाबाद के लोगों के, वो हम चाहते हैं कि ये तरजीह बुनियादों पर हल और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। 1960 से इस्लामाबाद बनना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, बेशुमार क़यादतें यहाँ पे आई, अपने अपने वो दाव लगा कर, अपनी तिजोरियाँ भर कर, प्लॉट लेकर एक साइड पे हो गए। हमें पूरी उम्मीद है इस वक्त कि इस्लामाबाद के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट दिया है वो बहुत बड़ा मैंडेट है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम इन मसाइल को जो 50 साल से हल तलब है हम उनको हल करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले चंद दिनों के अंदर उस पैकेज को गवर्नमेंट लेवल पर कैबिनेट से अप्रूव करके लोगों के सामने रखा जाएगा और ये मसाइल हल हो जाएंगे। और CDA को एक इदारे के तौर पर काम करना चाहिए। CDA जब आपके हवाले से, इस्लामाबाद के लोगों के हवाले से खुद डिसीजन लेता है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट का जब सिस्टम आ जाएगा तो CDA को भी मेयर इस्लामाबाद के मुताबिक होना चाहिए। और यही हकीकी जमहूरियत है कि अवाम के फैसले अवाम के नुमाइंदे करें तो अवाम के लिए बेहतर रहेगा। कासिम साहब, अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, समाजी खिदमात की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, खासतौर पर जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट का है, इंसान अवेयरनेस के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाएं कि इंसानों में, खासतौर पर अपनी कौम में ऐसा जज्बे को बेदार किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। हमारे यहाँ अवेयरनेस, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि एक वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हैं, तालीम और तरबियत। मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम तो हम अपने बच्चों को आज भी दे रहे हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान है। आजकल आप अपने बच्चे को तालीम तो दिलाते हैं, बच्चे को तरबियत नहीं है। ये जो आपने अवेयरनेस की बात की, इसके साथ कुछ मिलते जुलती तरबियत भी है, जहाँ अपने बच्चे को हम बचपन से ही उसकी तरबियत करते हैं कि आप जब स्कूल लाइफ से बच्चा स्कूल जा रहा है, आप उसके हाथ से कोई काम करवाएं। लाइक आप कहते हैं हम लोग सोशल एक्टिविस्ट बच्चे को बनाना चाहते हैं। आप बच्चे को कोई जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो फकीर खड़ा है, आप उसके हाथ से पैसे दिलवाएं।
इसी तरह से कोई और बंदा नीडी डिजर्विंग है, अपने बच्चे के हाथ से उससे दिलवाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे को ये इस चीज की आदत पड़ जाएगी। इसी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जहां तक बात करेंगे तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं होते, कि मैसेज हमारा प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाता। सबा ये बताएं, इस जो मौजूदा खान साहब, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, एक बात तो आप मानती हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इलेक्शन लड़ने का परमिशन आपको दे दिया, इसके अलावा जो कर्जे की स्कीमें चली उसमें भी आपकी शमूलियत उन्होंने की है, तो क्या इस स्कीमों से आप लोग फायदा उठाएंगे? बात फिर वही आ जाती है जी, ये वो फायदा उठा सकते हैं जिनके पास एक्स कार्ड है, वो 12,000 है डेटा, जो 5 लाख है वो फायदा नहीं उठा सकते। जो बहुत दूर दराज से गांव में बलाई इलाकों में रहते हैं और ऐसे शहर से दूर दूर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग ख्वाजा सरान जो है ना, जो कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो फायदा नहीं उठा सकते। तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या तजवीज गवर्नमेंट को देगी? उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए, उनके उस कार्ड को चेंज करना चाहिए जिसमें हज उम्रा हमारा रोक दिया गया, एक बात। और दूसरे नंबर पे यानी कि हुकूमत को चाहिए पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे, चारों सूबे के सर्वे करें, और या कोई ऐसे बंदे की जिम्मेदारी और ड्यूटी लगा दे, वो उनको जितनी भी अवेयरनेस है लाकर दे और उन्हें बचाए, ये लोग इस चीज के मुस्तहिक हैं। रईस साहब, अपोजिशन जो है PDM, वो भी अपना आखिरी राउंड खेलने लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रही है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये लॉन्ग मार्च आपकी हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है? ऐसा मैं समझता हूँ कि PDM की जो क़यादत है, जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, उससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत में फतूर है। वो इस मुल्क और इस कौम के लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं निकले हुए, वो महंगाई की खातर नहीं निकले हुए, वो जस्ट अपनी करप्शन बचाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। और मौलाना साहब को देख लें आप, उनकी सियासत देख लें, वो एक आलिम दीन है, कहते हैं, मैं अक्सर जब उनको देखता हूँ तो एक शेर मेरे जहन में बार बार गर्दिश करता है कि इस कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, इस कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को और इबलीस से याराना भी, महशर में बता किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मतलब वही मौलाना साहब हैं जो अरसा दराज तक कहते रहे कि औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में, और फिर वही कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी लेकर वो अरसा दराज तक उनके साथ चलते रहे। फिर वो यही मौलाना साहब हैं जो कहते थे कि जी कौमी खजाना जो है वो नवाज शरीफ ने लूटा है, नून लीग ने लूटा है, हमने नहीं लूटा, और उनको गालियां देते थे, उनके खिलाफ एहतजाज करते थे। आज उन दोनों को साथ मिलाकर वो सड़कों पे आ रहे हैं, और आपने देख लिया है कि उन्होंने जो तहरीक चलाई है, जलसों के अंदर अवाम की हाजिरी उस तरीके से नहीं थी, वो 11 जमातें एक तरफ थी और खान साहब एक तरफ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछले दिनों कश्मीर के अंदर जो मेरे भाई ने भी जिक्र किया, कश्मीर डे के हवाले से 5 फरवरी को जो कश्मीर में शो हुआ, अपोजिशन के 11 जमातें एक तरफ खड़ी थी, और खान साहब ने एक छोटे से वो कोटली कश्मीर में जाके उनसे बड़ा जलसा कर दिया। तो इसका मतलब है कि अवाम अभी भी खान साहब पे एतमाद करते हैं, और हम इंशाल्लाह ये पूरी तवक्को रखते हैं कि 70 साल का गन जो है वो चंद दिनों में साफ नहीं हो सकता, उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और हुकूमत पूरी तवज्जो के साथ इन मसाइल को हल करना चाहती है, और PDM तो इंशाल्लाह, ये मुझे नहीं उम्मीद कि वो खान साहब को कहते थे कि जी ये यू टर्न लेते हैं, तो इन्होंने 1-2 महीने के अंदर मेरा ख्याल है 3200 टर्न ले लिए। कासिम साहब, जब आपने खास तौर पे इंसानी खिदमत के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया है, फ्री मेडिकल कैंप भी आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो आप ये बताएं कि वहां पे लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है, और उसके बाद आपके अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? सर, बिहेवियर तो लोग बेचारे, आजकल आपको पता है इतनी महंगाई है तो मेडिसिन तो अफोर्ड नहीं करते, बहुत खुश होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कैंप के बाद बहुत सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि हमने किसी की मदद की होती है, और खालिस्तन रब ताला की ज़ात को खुश रखने के लिए, अल्लाह ताला के लिए की होती है। हमारा उसमें कोई ऐसा मकसद नहीं होता, कोई सियासी नहीं होता कि हमने इससे फला काम करना है। ना हमने कभी कैंप में किसी से पार्टी पूछी, ना हमने कभी कोई ID कार्ड, ना कोई किसी से। अक्सर कोई काम हो तो देखते हैं, वो कहते हैं कि आपकी यूनियन कौंसिल कौन सी है, अक्सर तो ये देखने में मिलता है आपका वोट कहाँ का है।
अक्सर आपका हल्का, पार्टी किससे है, हमने कभी किसी से भी नहीं पूछा। जो भी आता है अपना चेकअप करवाता है, हमारे पास डॉक्टर्स की टीम्स होती हैं, डॉक्टर उसको चेक करके मेडिसिन वहीं से ही देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो मेडिसिन लेके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई होते हैं। सर ये जो गवर्नमेंट ने लंगर खाने बनाए हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? सर लंगर खाने का इतना कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा इतना मेरे नॉलेज में नहीं है इतना ज़्यादा। अगर लंगर खाना बनाया तो अच्छी बात है, जिससे भी बनाया, बाकी भी कुछ लोग और लंगर खाने मेरी नज़र से गुजरे हैं तो अच्छी बात है। बेचारे जो लोग अफोर्डिंग नहीं होते या जो कोई रागुजर होते हैं, कोई कभी किसी का कोई वॉलेट, अक्सर हमारे मुल्क में ऐसे भी है, क्राइम है, मिसप्लेस हो गया, कुछ हो गया, तो वो वहाँ से वो भी खाना खा सकता है, तो ये तो अच्छी बात है। मैडम ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन बड़े करीब आ रहे हैं, तो क्या आप लोग बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह हम सब हिस्सा लेंगे और इलेक्शन पे खड़े होंगे। और जहाँ तक एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, मैं वो सवाल आवाम को भी वो सवाल पूछना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। 70 साल हुकूमत के बने हुए हो गए, 70 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इतना बड़ा एहसान है, हमारा भी किसी ने नाम सुना और हमें भी फेमस किया और हमें भी चैनल पे बुलाया गया और हमारी बातें भी हो रही हैं इन चैनलों पे। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं तमाम हुकूमत वक्त से लेकर फौज है और रेंजर है और पुलिस है, तमाम उन नेक अदारों की शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारी कमेटी को बाइज़्ज़त तरीके से नौकरियाँ मिलेंगी, एक इज़्ज़त मिलेगा, एक मकाम मिलेगा, तो हमारे जैसे लोगों के बहुत सारी दुआएं आपको मिलेंगी और हम आपकी खुशियों में शामिल होंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। और जिस कार में मेरे जैसा बच्चा पैदा होता है, मैं यही पैगाम दूंगी, अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करना, एक बेटी से बढ़कर, एक बेटे से बढ़कर, और बहुत सारी गुमराही से रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक। साहब बल्दियाती इलेक्शन बड़े करीब आ रहे हैं, जून में कुछ हमने सुना है कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह लोग महंगाई की वजह से परेशान है, क्या आपकी गवर्नमेंट ये बल्दियाती इलेक्शन करा पाएगी? सर मुझे पूरी उम्मीद है कि जी बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे और गवर्नमेंट इसे कराने में मुखलस भी है। मैं इस्लामाबाद की हद तक बात करूंगा। इस्लामाबाद के हमारे जो MNAs हैं वो जिस तरह अपने हलकों पे फोकस है, नो डाउट कि महंगाई का एक इशू मौजूद है और उससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासर है, उसी तरह इस्लामाबाद के लोग भी उससे मुतासर हैं। लेकिन हमारा ये प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने हलके के लोगों के साथ जो है ना वो राब्ते के अंदर हैं। डेवलपमेंट के काम, सड़कें, गलियां, आप अगर हमारे MNA का सोशल मीडिया का वो पेज उठा के देखें तो आपको अंदाजा होता है कि हर हफ्ते के अंदर 2, 4, 6 ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हमने किसी मंसूबे को मुकम्मल कर लिया है, उसका इफ्तिताह हो रहा होता है, या हमने किसी नए मंसूबे को हम शुरू कर रहे होते हैं और उसका इफ्तिताह हो रहा होता है। तो गुज़श्ता अदवार के अंदर मैं देखता हूँ कि कभी इस तरह की मूवमेंट जो है वो हलकों के अंदर नजर नहीं आती थी। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगी उसमें इंशाल्लाह हमारा मेयर आएगा और हम उस मेयर के जरिए इस्लामाबाद के जितने बुनियादी मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे ताकि जनरल इलेक्शन के अंदर हमें पजीराई मिले और अवाम में एक दफ़ा दोबारा इलेक्ट करके हुकूमत में ले आए और हम अवामी मसाइल हल कर सकें। ठीक हो गया। कासिम साहब आखिर में गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे कि समाजी खिदमत के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर समाजी खिदमत के हवाले से तो कुछ मैं नहीं कह सकता, समाजी बेशक आप ना करें, लेकिन गरीब बंदों का थोड़ा सा ख्याल रखें। जो हमारे गरीब तबका है उनके बारे में खुदारा सोचें। जिस तरह मेडिसिन हॉस्पिटल्स में होती थी, अब हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है। इसी तरह से और बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि ख़त्म कर दी गई हैं या उनकी फीस रख दी गई है। तो गरीब तबके के बारे में सोचें। मिडिल क्लास जो है हमारी वो भी गुजारा कर लेती है और माशाल्लाह फर्स्ट क्लास लोग बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, वो भी मिडिल तबका भी। लेकिन जो हमारा गरीब तबका रह जाता है उनके बारे में खुदारा सोचें। जो मेडिसिन भी ख़त्म हुई हैं, कैंसर मेडिसिन को अगर आप देखें तो इतनी एक्सपेंसिव हैं, अगर गरीब बंदे को कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता तो वो क्या करे, मर जाए। साहब बहुत शुक्रिया, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। नाजरीन जैसा कि आपने मेरे तीनों मेहमानों की बात सुनी, एक तो यह है कि हमें ख्वाजा सराओं को भी माशरे में वो इज्जत वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। बल्दियाती इलेक्शन बड़े करीब हैं, गवर्नमेंट उसकी तरफ भरपूर तरीके से आ रही है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आफ्टर बल्दियाती इलेक्शन जो महंगाई का एक तूफान है वो भी थम जाएगा। और जैसा कि हमारे
कासिम साहब ने कहा है कि जो सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर, हमें समाज खिदमत के लिए अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, और जो मेडिसिन जो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है, हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी को जो बुनियादी चीज़ है तालीम, सेहत, उसका भरपूर तरीके से उसको हक दिया जाए। इसी के साथ ही अपने मेजबान इजाज राजा को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।